यहाँ पर ये है। तो इस तरह से एक पाठ पूरा हुआ आपका, पहले सामान्य परिचय, उसके बाद स्थल मंडल। अब आइए वायुमंडल। सबसे पहले वायुमंडल के अंदर है क्या? इसको कहते हैं संगठन, कंपोजिशन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये सब जानना है। ऊंचाई पर जब जाएंगे तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ा। उसके बाद है सूर्यातप, इंसोलेशन। सूरज इस पृथ्वी को कितना तपा पाता है, कितना गर्म करता है, सूरज से कितना चलता है, उससे कोई लेना देना नहीं। हम कितना आपको पढ़ा रहे हैं वो नहीं इंपॉर्टेंट, आप कितना ग्रहण किए वो कहलाएगा सूर्यातप, ऐसे समझना है। तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद चूंकि पृथ्वी गोल है, इसीलिए संपूर्ण भाग में एक जैसा सूरज नहीं तपा पाएगा, और पृथ्वी झुकी हुई है ऐसे, तो इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में तापमान अलग अलग होगा। 0 डिग्री से 5 के बीच, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे करके जो है टेम्परेचर को पढ़ेंगे। और हम सब जानते हैं कि तापमान का सीधा संबंध है दबाव से, क्योंकि हमारे पास इक्के गो फॉर्मूला है, पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर एन बाय वी आर टी, पी बराबर टी। यानी प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, खाली हाथ को ऐसे मुट्ठी बांध के देख लीजिए, थोड़ा देरी गर्म होता है, तो प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, ठंडा के दिन में वो अल्युमिनियम वाला सिक्का को हाथ में रख के ऐसे जोर से दबाइए, अब 20 बार 25 बार बोलिए सामने वाला बच्चा का राम राम बोलने के लिए, और उसके बाद उसको उठा के रख दीजिए। आप बाद में आइए और बच्चे से ऐसा करवाना है, आप आके उसमें छू के जो गर्म लगे बोलिए यही उठाए थे क्या, बच्चा कहेगा वाह क्या जादूगर है। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये जो है दाब पूरी तरह से तापमान पे निर्भर करता है। और इसी प्रकार अब जो है तापमान से अगर दाब करेंगे, तो हम एक आज आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि कभी भी जो सबसे बेस्ट डिवीजन है वो 7 ही है। सप्ताह 7 दिन का, ध्वनि जो हम गाना बनाएंगे, संगीत जो है 7, कलर बेसिक 7, 7 वाला जो है सबसे बेस्ट डिवीजन है। अब फंडामेंटल यूनिट भी 7, फिजिक्सो वाला को नहीं हुआ कि हम कुछ नया कर लें। ठीक है, तो 7, तो 7 का मतलब है कि एक जो है हमारा वायु दाब की पेटी बीच में होगा, 7 होने का मतलब। तो 3 ऊपर होगा, 1, 2 और 3, अब 3 हमारा नीचे होगा, 1, 2, 2 और 3 हो गया। कैसे होगा वो बाद में, आज तो आपको खाली सिलेबस समझा रहे हैं। इसको लिखने का एलपी, केंद्र में निम्न दाब का क्षेत्र, ऐसे याद रखना है, लो प्रेशर। याद करने का तरीका है, उसके बाद अल्टरनेटिव, एलपी के दोनों ओर बनेगा एचपी। कैसे बनेगा वो हम लोग क्लास में देखेंगे। फिर दोनों ओर एलपी, अब फिर दोनों ओर एचपी। ये दिमाग में इन हो गया। अब खाली बस नाम रखना है। ये लो प्रेशर कहां बना है, विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर। इसका नाम होगा विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। हकीकत में खाली लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद जो है ये 3 कैसे बांटिएगा, तो 30-30 पर बटेगा।
कुछ नया याद नहीं करना है, ठीक ना। ये कैसे बटेगा, तो 30-30 पर ये बटेगा, ठीक है। अब इसका नाम कैसे रखिएगा, तो ये उष्ण के करीब है, यानी उपोष्ण। उष्ण तो यहां है, गर्मी, तो उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये ध्रुव है, पोल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, दोनों, ठीक है। और यहां पर दोनों ध्रुव के समीप है, क्या कह देंगे, उपध्रुवीय, सब पोलर। सबका नाम आ गया एक के बारे में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, प्रेशर बेल्ट। उसके बाद है विंड। तो विंड जो है वो 3 प्रकार का। एक विंड है जो सालों भर एक ही दिशा में बहती है, इसको हम लोग कहते हैं सनातनी पवन, ठीक है। अभी के हिसाब से सबसे आइडियल ना, ठीक है। और क्या कहते हैं, नहीं तो प्रेवलिंग विंड, ठीक है। हमको याद है, हम दिल्ली में पढ़ा रहे थे, वो मेरे ही सामने बैठा था लड़का, वो लिख रहा है ट्रेवलिंग विंड। हम बोले अरे भाई घूमने वाला नहीं है, प्रेवलिंग विंड, ठीक है। दूसरा है कि अगर उसका 12 घंटा दिशा ऐसा है, तो अगला 12 घंटा उसका दिशा ऐसा हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ इसकी दिशा बदल गई, इसीलिए ये है सामयिक पवन, पीरियोडिकल विंड। एक टाइम पीरियड के बाद दिशा बदलेगा। आप दिन में समुद्री समीर को देखिए, तो ये समुद्र से आता हुआ लगेगा। अब वही अगर रात को देखिए तो ये जमीन से जाता हुआ लगेगा। देखिए दिशा बदल गया। और एक है किसी क्षेत्र विशेष में बहने वाली पवन, लोकल विंड। जैसे लू भारत में ही चलेगा। लू जो है आप जाकर के कहिए कि फ्रांस में चलेगा, ही नहीं होगा। कनाडा में ब्लिजर्ड ही चलेगा, वो आप यहां खोजिएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन तीनों पवनों के बारे में पढ़ेंगे, और कुल मिलाकर के ये पॉलिटी का त्रिस्तरीय सरकार हो गया, एकदम परिभाषा के साथ। देख लीजिए, ये है लोकल विंड, पंचायती राज। ये मध्यवर्ती स्तर पर, नेचर पर मत जाइएगा, ये हो गया विधानसभा विधान परिषद, और सबसे ऊपर जो है वो हो गया संसद, ठीक है। तो ये हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे। इसी में हम लोग व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, जितना प्रकार का है सब यहाँ पे हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे। अब आइए, अब ह्यूमिडिटी, अगर ये पवन चलेगा तो ह्यूमिडिटी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचेगा। पानी वाला जगह से पवन, गर्म पानी वाला जगह से उठेगा तो वहां से जलवाष्प लेगा, उसको दूसरे जगह ले जाएगा। अगर पवन सूखा प्रदेश से आएगा तो कहीं का जलवाष्प कम कर देगा, इसीलिए हमको पढ़ना है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। और वही कराता है वर्षा। ये वर्षण है, वर्षा नहीं है। इसमें हम लोग ओला गिरना भी पढ़ेंगे, पाला भी पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी ठंडा के मौसम में ओस गिरेगा, वो भी पढ़ेंगे, अब वर्षा भी पढ़ेंगे। सबको मिला के कहते हैं वर्षण, प्रेसिपिटेशन। उसके बाद एयर मास, फिर चक्रवात, और फिर जाकर के प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। तो ये जो है आपका
स्थल मंडल के बाद वायुमंडल ये हुआ। अगर दो ही प्रश्न आना है, मान लीजिए भौतिक भूगोल से, तो सामान्य भूगोल और स्थल मंडल मिला के एक, उनमें से कहीं से आ गया। अब वायुमंडल और जलमंडल मिला के एक। चार आना होगा कोई साल, अगर 14 हो गया तो सबसे एक एक, ऐसे करके जो है सवाल पूछेगा। अब आइए हम लोग जलमंडल देखें। कहता है कि जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर ऊंचा और नीचा चीज है, उसी प्रकार महासागर के अंदर भी ऊंचा और नीचा चीज है, उच्चावच। फिर कहता है कि जैसे जमीन गर्म होता है, वैसे ही महासागर का जल भी जो है वो गर्म होता है। फिर कहता है महासागर में लवणता है, लेकिन कहीं ज्यादा है कहीं कम है, उस लवणता के बारे में पढ़ना। ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है, महासागर के अंदर धाराएं, कौन धारा गर्म कौन धारा ठंडा, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब चीजों को देखना है। और कोरल रीफ कैसे बनता है, परवाला भित्ति जिसको कहते हैं प्रवाल, वो कैसे बनता है उसको देखेंगे। तो इस प्रकार से जब आप इतना पढ़िएगा तब आप कहिएगा कि मेरा भौतिक भूगोल पूरा हुआ। खाली अगर जितना चैप्टर लिखे हैं, खाली आधा घंटा भी किसी एक चैप्टर पे कहा जाए, आधा घंटा में तो कुछ नहीं है, प्रसाद है। अगर आधा घंटा दिया जाए तो 25-26 घंटा खाली भौतिक भूगोल हो जाएगा, और 1 घंटा दिया जाए तो 50 घंटा। सबसे बड़ा है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। माने अकेला सेक्शन में इसको एक के आदमी मुकाबला करता है, उसका नाम है प्राचीन भारत। समझ गए, फिजिकल ज्योग्राफी और उधर प्राचीन भारत, एकदम सबका मान बराबर। अब हम लोग नए सेक्शन की ओर जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अभी बोले 6 प्रश्न दिखाई देगा, वो है भारत का भूगोल। अब जो भी आपको बताए वहां तक भौतिक भूगोल, वो हम आपको सविंदर सिंह से पढ़ाएंगे। अब यहाँ के बाद चतुर्भुज मामूरिया को हम मानते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग अच्छा किताब मानता होगा, तो चतुर्भुज मामूरिया की किताब सबसे अच्छी है। तो जनरल इंट्रोडक्शन ये है, और यहां तक आते आते, हालांकि ये तो पहला ही से हो जाना चाहिए, लेकिन यहां तक आते आते कैसे भी करके एटलस तो जरूर पास में ले लेना है, मैप, ठीक है ना। यहां तक आते आते, क्योंकि अब यहां के बाद तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे सामान्य परिचय का मतलब ये है, भारत कितने अक्षांश के बीच में है, कितने रेखांश के बीच में है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत में अभी राज्य कितना है, राजस्थान जो है वो अगर पाकिस्तान से सटता है तब पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य सटते हैं, चाइना से कौन कौन राज्य है। कश्मीर वाला में एकदम नाम अब बदल जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान से जो सट रहा है अभी, अब नक्शा में तो लद्दाख में चला गया है, तो कश्मीर में नहीं है, ठीक है। उसी तरह भूटान, बांग्लादेश, सबसे हमारा कौन कौन स्टेट, ऐसे सब चीजों का वर्णन हम लोग यहां करेंगे सामान्य परिचय में। अब आइए भौतिक स्वरूप, ये इसका सबसे बड़ा चैप्टर है। भौतिक स्वरूप का मतलब ये है कि यहां पर कुछ और है, ठीक है, अलग अलग बता रहे हैं। यहां पर कुछ और है भौतिक से, इन दोनों के बीच में कुछ और है, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी पर्वतमाला। यहां खाली पर्वत ही पर्वत, हिमालय नहीं, क्योंकि काराकोरम भी इसके अंदर आएगा, ठीक है।
कि बीच वाला जो है ये भाग कहलाएगा उत्तरी मैदान, और उसके बाद पहले ऐसे कर देना है, उसके बाद यहां से लेकर के इसको ऐसे मिलाने का प्रयास करना है। ये थोड़ा ऊंचा हो गया, थोड़ा नीचे रखिएगा, बता रहे हैं। इसके बाद जो है ये ज्यादा से ज्यादा ऐसे मिलाने का प्रयास करिएगा, बट ये सब शामिल हो जाता है मैदान के ठीक निचला वाला भाग। ये दो भाग में बटेगा, नीचे से नर्मदा और तापी नदी। ये हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमि। ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं तटीय मैदान। ये एकदम यहाँ गुजरात तक आ जाएगा, और कुछ आइलैंड यहाँ और कुछ आइलैंड यहाँ, मतलब कि कुछ आइलैंड अंडमान निकोबार, कुछ आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप, और कुछ द्वीप साथों में होगा। तो भारत को कितने भाग में बांटे? एक उत्तर पर्वतीय माला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है, चौथा तटीय मैदान, पांचवा आइलैंड। अब फिर इसके अंदर घुसेंगे, जो हम लोग अभी क्लास में फिर आगे देखेंगे। तो यानी ये पूरा भौतिक विभाजन ये हुआ भारत का। अब उसके बाद भारत में जो नदियां बहती हैं, अगर उन नदियों को देखा जाए तो सबसे पहले दो प्रकार का नदी तंत्र है। एक है जो हिमालय से निकलती है, तो हिमालयी नदी तंत्र। एक है जो मध्यवर्ती उच्च भूमि या दक्कन के क्षेत्र से निकलता है, तो दक्षिण भारतीय नदी तंत्र। हिमालय से जो निकलती है नदी, उसको दो भाग में बांटते हैं। एक है सिंधु नदी तंत्र, जिसमें हम लोग सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। दोनों तरफ से भी पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि भारत का भूगोल है, इसीलिए उधर वाला नहीं पढ़ते हैं कि पाकिस्तान वाला नदी से क्या मतलब है। नहीं तो है तो दोनों तरफ सहायक नदी, नहीं तो वृक्ष कैसे बनेगा? अभी है ना बताया वृक्षाकार। तो ये जो है, तो हम लोग भारत वाला में जो पढ़ते हैं वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये हो गया सिंधु। लेकिन फिर सिंधु में भी जो है कई नदियां आकर के मिलती हैं, ऊपर गर्तांगचू से लेकर के गिलगिट से लेकर के, वो सब भी देखेंगे। तो एक रिवर सिस्टम ये हुआ सिंधु नदी तक। उसके बाद एक रिवर सिस्टम है, अकेले गंगा नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी तक, ठीक है। अब इसमें गंगा की पश्चिमी सहायक, दक्षिणी सहायक नदी और गंगा की उत्तरी सहायक नदी, कई सारी हैं ये। फिर गंगा की दक्षिणी सहायक की सहायक नदी, माने यमुना की सहायक नदी, सोन नदी, और यहां से गंगा दो भागों में जो है विभक्त होता है, एक हुगली शाखा और ये एक दामोदर नदी। यहां भी कई नदियों के मिलने के बाद सांगपो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। अब फिर जब गंगा और ये हुगली जहां से अलग होगा वो है जमुना, और फिर ये और ये ब्रह्मपुत्रा जब आपस में मिला तो पहले कहलाया मेघना और उसके बाद पद्मा। इस तरीका से जो है ये समुद्र में जाके मिल जाती है। इसके बाद जब हम प्रायद्वीपीय नदियों को देखते हैं तो उसको दो भाग में बांटते हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली नदी और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में मेन जो है वो दो है, नर्मदा और तापी। नहीं तो फिर जब गुजरात का भूगोल पढ़ना हो तब शत्रुंजय वगैरह जो है इसमें आएगा, ठीक है।
मेन पढ़ते हैं हम लोग इसमें बंगाल में जाने पर। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी जाकर के गिरती है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, अब बाकी इनकी सहायक नदियां। हम ऐसे सिर्फ रेखा के हिसाब से दिखाए, वरना महानदी का प्रवाह ऐसे है और गोदावरी का प्रवाह ऐसे है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से निकल करके तब ऐसे उड़ीसा होते हुए मिलता है। तो ये जो है हम पढ़ेंगे, इसको कहेंगे अपवाह प्रणाली। ये पढ़ने के बाद फिर भारत की जलवायु, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट है कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जलवायु, और फिर भारत में कौन कौन सा मिट्टी है, वो कौन से फसल के लिए उपयुक्त है, वो हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग नेचुरल वेजिटेशन, ये तो आप लोग पर्यावरण में पढ़ते पढ़ते कई बार जो है अब कहिए पक गए हैं। प्राकृतिक वनस्पति, फिर सिंचाई के साधन, हम लोग नहर के द्वारा सिंचाई करते हैं, वो कहीं कुआं के द्वारा करते हैं, कहीं तालाब के द्वारा करते हैं, कहीं ट्यूबवेल के द्वारा करते हैं, वो जानेंगे। नहर के बाद हम लोग आगे बढ़े और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लगाने लगे। नर्मदा नदी पर, गंगा नदी पर, सतलज नदी पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हम हमेशा बोलते हैं। ये एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करता है, इसलिए हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी पर जब बांध बनाएंगे ऐसे, तो क्या होगा, ये पानी को रोकेगा। तो इसका पहला उद्देश्य हुआ कि अब इसके बाद हम बिजली बनाएंगे, ये पहला उद्देश्य पूरा किया। उसके बाद जो है दूसरा उद्देश्य पूरा किया कि इससे नहर निकालेंगे, सिंचाई और पीने का उद्देश्य पूरा किया। उसके बाद ये तीसरा उद्देश्य पूरा किया कि ये बाढ़ को रोका। हर साल जो बाढ़ आ रहा था तो पानी पहले यहाँ रोके, धीरे धीरे करके हम फाटक खोले। ये जो है हमारा चौथा उद्देश्य पूरा किया कि ये मछली पालन में हमको मदद किया। ये पांचवा उद्देश्य पूरा किया कि हम इसमें नाव लेकर के घूमने लगे, झील बन गया, पर्यटन। क्या देख रहे हैं आप, पांचवा उद्देश्य ये भी कर सकता है पूरा कि इसी के ऊपर ऐसे रोड बना दीजिए, तो आपको पुल बनाने का जो है वहां पे कॉस्ट कम आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि ये नदी का एक बांध एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, इसीलिए हम इसका नाम रखे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब आइए, इसके बाद भारत की खेती। अब खेती में भी अलग तरह से पढ़ेंगे हम लोग, जो है कुछ खाने के लिए उपजाते हैं और कुछ कपड़ा के लिए उपजाते हैं, तो अलग अलग उद्देश्यों से खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का जो है फसल। उसके बाद मिनरल्स, हमारे यहाँ खनिज जो है वो किस तरह का है। अब इंडस्ट्री एकदम डिटेल्स आप पढ़िएगा, बहुत बढ़िया लिखा है चतुर्भुज मामूरिया ये किताब, तो उसमें पूरा डिटेल्स में इंडस्ट्री पढ़ेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद भारत की प्रजातियां, प्रजाति यानी रेस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, मंगोलाइट ऐसा वाला, और ट्राइब्स ऑफ इंडिया अलग से। और डिजास्टर तो कितना बार पढ़ लिया, तो यहां भी प्राकृतिक आपदा भारत के संदर्भ में पढ़। यहां तक पढ़ने के बाद आप ये सिलेबस आपका खत्म हुआ, ये था भारत का भूगोल। और लगभग हम लोग 1.25 घंटा से ज्यादा निकला खाली सिलेबस समझाने, नहीं 2.25 घंटा निकला। 3 बजे आए थे, 5 मिनट प्लस माइनस। अब जरा सुनिएगा, अब आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो कई लोग जलवायु को अलग अलग ढंग से बांटे हैं।
कोपेन वाला वर्गीकरण सबसे बढ़िया है। तो पूरे पृथ्वी को 12 प्रकार के जलवायु में बांटा है। किसी को कहा कि ये विषुवत रेखीय जलवायु है, किसी को कहा मानसूनी जलवायु है, किसी को कहा सवाना तुल्य जलवायु है, किसी को कहा प्रेरी जलवायु है। सबका विशेषता, वहाँ किस प्रकार का जो है जीव जंतु मिलेगा, सब कुछ जो है यहाँ पे आपको पढ़ना है। और उसके बाद एक एक कॉन्टिनेंट वाइज ये जितना देख रहे हैं, ये आपको एक एक कॉन्टिनेंट एक एक साथ पढ़ाएंगे। कैसे? मतलब जैसे भारत पढ़े ना, वैसे अब उत्तर अमेरिका पढ़ेंगे। उत्तर अमेरिका का भौतिक विभाग फिजिकल, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का फिजिकल, तो उत्तर अमेरिका का नदी प्रणाली, तो दक्षिण अमेरिका का नदी प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया का नदी प्रणाली, ठीक है ना। फिर उत्तर अमेरिका का खेती, तो सबका खेती, इसका उद्योग तो सबका उद्योग, ट्रांसपोर्टेशन तो सबका ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे करके अंटार्कटिका को छोड़कर सभी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपको एक उदाहरण बताते हैं। पढ़ने का एक खास तरीका है, अगर आप इसको दक्षिण अमेरिका माने तो। हर एक कॉन्टिनेंट में अगर भौतिक विभाग खोजना हो तो पहले खोजिए कि उसमें पहाड़ कहाँ पे। कोई भी कॉन्टिनेंट हो, भारत का ही देख लीजिए, पहले खोजिए पर्वत कहाँ है। तो दक्षिण अमेरिका में यहां पर खोजे, पता चला कि ये ही है एंडीज, ठीक है। एकदम उसके सामने अपने आप समझ लेना है कि यहां पर होगा पठार, उच्च प्रदेश, ब्राजीलियन हाईलैंड। ये दोनों के बीच में ही मैदाने हैं, अमेजोन नदी बहती है, कहीं पे चले जाइए, ठीक है। उसके बाद कुछ एक आध गो एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ ये देख रहे हैं, ये छोटा सा पट्टाम चिली देश, ये है इसका भौतिक विभाग। उसी तरह देखिएगा जब उत्तर अमेरिका में, तो एकदम जो लूडो खेलते थे ना, जो 99 पर जो एगो विशाल सांप होता था, जैसे काटता था, वैसे ही वहां पे ऐसा एगो पहाड़ है, काटेगा अलास्का में, अल्लाह के छोड़ेगा कहाँ, पनामा, मैक्सिको भी नहीं, पनामा ला के छोड़ेगा, समझ गए। तो ये है पहाड़, तो इसका मतलब है कि यहाँ उच्च भूमि है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मिसिसिपी मिसौरी नदी है जो कि मैदान बनाए हुए है। तो हम लोग हर एक कॉन्टिनेंट को आपको इस तरह से नक्शा के साथ समझाएंगे कि उसका भौतिक विभाग, वहाँ की नदियाँ, वहाँ का जो है कृषि, वहाँ की जलवायु अलग अलग क्षेत्रों की, वो हम लोग देखेंगे। तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, खाली अंटार्कटिका में ये नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया। अब एनक्लेव, यूएनओ जो है उपनिवेशवाद की तीव्र भर्त्सना करता है कि नहीं, ये ठीक बात नहीं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो अपने पैर पे खड़ा ही नहीं हो पाएंगे। तो यूएनओ कहता है कि कुछ शक्तिशाली देश है जो उसके पॉलिटिक्स में हाथ नहीं डालेगा अंदर, लेकिन उसकी रक्षा करेगा, उसी को कहते हैं एनक्लेव, अधीनस्थ क्षेत्र। तो कुछ फ्रांस का है, कुछ अमेरिका का है, वो पूरा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विश्व के अधीनस्थ क्षेत्र। और जिस प्रकार से भारत के जनजातियों के बारे में पढ़े, वैसे ही आपको जानना होगा विश्व की जनजातियों के बारे में। ये पूरा क्लास आपका पीपीटी पर होगा, विश्व का भूगोल मेरे पास है पूरा लिखा हुआ। ये जो है 20 घंटा तो खाली यही खाएगा पूरा, या 30 घंटा खाएगा। पिछला बार जो है बिना पीपीटी का चला था 30 घंटा, तब उतना के आसपास लगेगा। तो कुल मिलाकर के जब आप इतना पढ़ेंगे तब बोल पाएंगे थैंक यू भूगोल को, हमको नहीं, भूगोल को, ठीक है। तो आज आप सिलेबस समझ गए। अब कल से ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन यहाँ से आपका क्लास शुरू करेंगे और एक एक चैप्टर आगे देखेंगे। चलिए, थैंक यू।